गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ सके। तो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर है आपको वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सुन लेते हैं। क्या है कि जो कंजुगेट बेस होता है H2PO4 का, वो क्या होता है? तो H2PO4 जो है वो एक कंजुगेट एसिड है। तो इसका आपको कंजुगेट बेस बताना है। तो आपको ये चार ऑप्शन दी हैं, इसमें से एक आंसर जो है वो सही है। और अगर आपको कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कैलकुलेट नहीं करना आता तो ऊपर एक आई बटन है, उसमें उसका वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The radius of first orbit of hydrogen is 0.53 angstrom. The radius of second orbit would be। देखिए, हमारे पास ऑर्बिट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन की बात हुई है, तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है, यानी कि ये वाला सेंटर से लास्ट तक का भाग, उसकी जो रेडियस है आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर इसमें सेकंड ऑर्बिट है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, ये कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, तो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक फॉर्मूला होता है 0.53 इंटू एन की स्क्वेयर। क्या होता है? 0.53 इंटू एन की स्क्वेयर। ठीक है, अब 0.53 इंटू एन की स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या होगी? तो हमेशा याद रखें, एन की वैल्यू 1 होती है फर्स्ट ऑर्बिटर के लिए, सेकंड ऑर्बिटर के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 3 होती है, फोर्थ ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर एन की स्क्वायर पुट करते हैं सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 0.53 इंटू 4। जब हम 0.53 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.12 आंगस्ट्रॉन आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। जो इनमें से किसका जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आता है? तो देखिए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉन्डर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप में नाइट्रोजन आता है, फिर फोरस आता है, फिर आर्सेनिक आता है, फिर ये SBS आता है। तो देखिए, SbH3 जो है वो सबसे डाउन में रहता है, तो इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि डाउन द ग्रुप ये सबसे लास्ट में रहता है। सबसे ऊपर कौन सा रहता है? नाइट्रोजन। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? नाइट्रोजन का। और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? Sb का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट मिटिनेरियम। एक रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है मिटिनेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 109 है, किस ब्लॉक में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका डी ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक में वो पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि हमारे पास कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि हमारे पास लिथियम एक फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अल्कली मेटल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो सिमिलरिटीज़ जो है हैलोजन से भी रखता है। तो लिथियम हम उसका अल्कली मेटल का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। तो लिथियम का आपको पता ही है कि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। जब इसमें हम 8 जोड़ेंगे आगे तो उसका सोडियम हो जाएगा अगला एटम एलिमेंट। फिर 8 जोड़ेंगे, फिर पोटेशियम आ जाएगा। फिर उसमें 18 जोड़ेंगे, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। तो एक क्रम होता है 2, 8, 8, 18 और 32 का। तो इस तरह से हम अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ें तो आपको पता लग सकता है कि कौन सा किस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक में मिटिनेरियम आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं।
अलम प्योरीफाइज मडी वाटर बाय। देखिए किसी भी मडी वाटर को प्योरीफाई करना है तो वहाँ पर अलम यूज़ करते हैं। तो अलम क्या होता है? फिटकरी होती है। आपने देखा होगा जब दाढ़ी बनाते हैं तो अगर खून निकलता है, कट लग जाता है, तो हम उस पर फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। उसका काम क्या होता है? वो खून को जो है वहीं जमा देता है, और जमाना को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेट कर देता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कोगुलेशन कर देता है वो। नेक्स्ट चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव। अगर ये प्रोटीन है, मान लीजिए, तो अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं वो हमें क्या देगा आगे? क्या हमें अल्फा अमीनो एसिड्स देगा, क्या लिपिड्स देगा, क्या पेप्टाइड्स देगा, क्या न्यूक्लिक एसिड्स देगा? तो वो हमें अमीनो एसिड्स देता है। प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में टूटते हैं, और अमीनो एसिड से ही हमें प्रोटीन्स जो है वापस मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रोटीन्स की फैक्ट्री बतानी है आपको कि प्रोटीन्स की फैक्ट्री कौन सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द मेटलर्जिक प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड स्टेट। एक मेटलर्जिक प्रोसेस होती है। मेटलर्जिक क्या होती है? कोई भी एक मेटल है वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ओर। ओर इज अ फॉर्म ऑफ मेटल। ठीक है, ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म ही है एक तरह से। ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो मेटलर्जिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अगर हम उसको फ्यूज्ड स्टेट में ऑब्टेन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्मेल्टिंग की प्रोसेस। ठीक है, बंसन बर्नर में एक तरह से हम उसको टेम्परेचर देकर उसको जो है मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है वो स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रोस्टिंग यहाँ पर एक कैल्सिनेशन यहाँ पर टेक्निक है दो। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या क्या टेक्निक होती है? तो देखिए यहाँ पर रोस्टिंग में होता है किसी भी मेटल को, इम्प्योर मेटल को अगर हाई टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो टेक्निक जो होती है वो रोस्टिंग होती है। और कैल्सिनेशन क्या होता है? किसी भी मेटल को या इम्प्योर मेटल को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है। फ्लोटेशन की प्रोसेस भी वही होती है कि हम किसी भी इम्प्योर मेटल को हम प्योर फॉर्म में करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका यूज़ आंसर है, क्योंकि हम अगर फ्यूज्ड स्टेट में मेटल को ऑब्टेन करना चाहते हैं मेटलर्जिक प्रोसेस से, तो वो स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। गैलेना इज एन ओर ऑफ। गैलेना एक ओर है, वो किसका ओर है? क्या वो टिन का है, क्या वो लेड का है, क्या गैलियम का है, क्या जर्मेनियम का है? तो वो लेड का एक ओर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चाइल्ड सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर इज। चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला बताना है, आप बताना है आपको। चिली सॉल्ट पीटर को बोलते हैं हम सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, NaNO3 इसका फॉर्मूला है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज। सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सल्फर एक बोट शेप्ड में दिखाई देता है। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से होता है वो। ठीक है, तो वो इस तरह से होता है वो बोट शेप्ड में। तो उसमें कम से कम 8 जो हैं वो सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन उसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे था कि कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4। H2PO4 मैंने बोला कि कंजुगेट एसिड है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? तो आपको क्या करना है, कंजुगेट एसिड को कंजुगेट बेस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से एक H पॉजिटिव आयन जो है रिमूव कर देना है। एक H पॉजिटिव आयन रिमूव कर दे तो H2 के पास एक ही H बचेगा, PO4
और एक नेगेटिव का साइन आ जाता है। ठीक है, तो कंजुगेट बेस ये बन गया। तो और HPO4 नेगेटिव इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो जो भी वीडियो को देख रहा है वो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हर रोज़ रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे इसी समय पे इसी वक्त। जय हिंद दोस्तों।